अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में 8 नवंबर 2024 जुमे का दिन कई घंटे पहले ख़त्म हो चुका है। इस वक़्त पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और मामलात के हवाले से और अमरीका के अंदर क्या हो रहा है और जब अमरीका में हो रहा है उसका पूरी दुनिया के साथ क्या ताल्लुक है, उस हवाले से बहुत सी डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि गुज़िश्ता 24 घंटों में पिछले वीलॉग से अब तक मैंने आप ये कह सकते हैं कि कम से कम भी 16-17 घंटे जो हैं, बहुत ही मैंने मेहनत की है, ये समझने के लिए कि अमेरिका के अंदर जो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, जो बहुत बड़ी शिफ्ट आ रही है, जहाँ ना सिर्फ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो 300 से ज़्यादा इलेक्टोरल कॉलेज के सीट्स या वोट ले लेंगे, बल्कि रिपब्लिकन्स ने डोनाल्ड ट्रंप ही की वजह से सेनेट भी जीत ली है, जो कि 4 साल से डेमोक्रेट्स के कंट्रोल में थी। और लग ये रहा है कि जो हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे उर्फ़ आम में लोग कांग्रेस समझते हैं पाकिस्तान में, उस पे भी रिपब्लिकन कब्ज़ा कर लेंगे। तो ये जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल शिफ्ट आई है, इसका अमेरिका की अंदरूनी सियासत पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे? अमेरिका और चीन, अमेरिका और यूरोप, अमेरिका और रूस और मशरक़ वस्ती पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे? पाकिस्तान पे इस शिफ्ट के कैसे पाकिस्तान इस शिफ्ट से मुतासिर होगा और किस तरह से जो स्टेटस को फोर्सेस हैं, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप तो अज़े राहे, जिस तरह भी उनका बोलने का तरीका है, वो उसे महज़ डीप स्टेट कह देते हैं। लेकिन ये जो स्टेटस को फोर्सेस हैं, जिन्हें मैं स्टेटस को फोर्सेस कहता हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप की इस शिफ्ट का रास्ता रोकने के लिए किस तरह की कोशिशें कर रहे हैं और ये इस ऊँट को कहते हैं ना कि ऊँट किस करवट बैठेगा, ये इस ऊँट को एक करवट बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से, बहुत गौर से देखा। आप इससे अंदाज़ा लगाएँ, मैं एक सुबह कोई अमेरिका के हिसाब से सुबह 8 बजे जाके सोया हूँ, फिर उठा हूँ। तो मैंने ये डेवलपमेंट्स को बहुत गौर से मैंने देखा। इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं, जहाँ हम देखते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस, तकरीबन सारे ही केसेस जो हैं इमरान खान के खिलाफ ख़त्म हो चुके हैं, उन्हें ज़मानत हो चुकी है। जो लेटेस्ट हुई कि लाहौर में जो एक अदालत थी, लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें एक रिलीफ मिली है उस केस में, जहाँ 4 केसेस थे मई 9 के हवाले से उनके खिलाफ। और इसी तरह से तोशा खाने 2 का केस जो है, उसमें एफआईए की एक कोर्ट ने अपने फैसले को 12 नवंबर तक के लिए महफूज कर लिया है। और अब पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो देख रही है और फैसला कर रही है कि हमने इमरान खान का क्या करना है। और वो जिस तरह से मैं पूरी दुनिया के हालात की तरफ देख रहा हूँ, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट जो अरब शहजादों की मदद से अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप तक पहुँचने की कोशिश कर रही है, जिसने एक बड़ा महंगा रिपब्लिकन लॉबिस्ट भी हायर किया है, जिसकी एक्सेस मेरी अंडरस्टैंडिंग है माइक पॉम्पियो तक है, माइकल मैकॉल तक उसकी एक्सेस है और अच्छे रिपब्लिकन तगड़े लोगों से एक्सेस है। तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी अपना फैसला करने की कोशिश कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मेरे सामने है और मुझे बल्कि इस वक़्त जो दुश्वारी हो रही है कि मैं इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक वीलॉग के अंदर कैसे समाऊँ, कैसे मैं इसे इकट्ठा करूँ, मैं कोशिश इसकी करूँगा। लेट्स सी। इस वक़्त इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत सी वीडियोज़ आपको दिखाता, बहुत सी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखाता। अगले वीलॉग में मेरी कोशिश होगी कि बहुत सी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मैं आपके सामने रखूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको याद करवाऊँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को जॉइन नहीं किया, तो एक इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स के लिए आप इस चैनल को जॉइन करें। बिकॉज़ मैं पाकिस्तानी मीडिया के जो हालात देख रहा हूँ, तो मुझे अफ़सोस भी आता है, हँसी भी आती है, रोना भी मुझे आता है। डॉक्टर शहबाज़ गिल से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि पाकिस्तान के एक टीवी एंकर जो हैं, उन्होंने गालिबन स्टेट ऑफ वर्जीनिया को वजाइना कह दिया और उनको एहसास भी नहीं हुआ कि वो क्या कह रहे हैं। मतलब उनकी अब ये हालात हैं पाकिस्तानी मीडिया के। मैं तो अगर जो इडाहो है, अमेरिकन स्टेट है इडाहो, आइडाहो को मैं अगर इडाहो कह दूँ, तो भी उस पे आप में से बहुत से लोगों की ईमेलें आ जाती हैं और बहुत से कमेंट्स आ जाते हैं। लेकिन कहाँ वर्जीनिया, कहाँ वजाइना जो है। बहरहाल, तो जॉइन मी फॉर एन इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स ऑन दिस चैनल। ये जो लफ़्ज़ है ना, आइडाहो स्टेट का जो नाम है, ये मेरी ज़ुबान के ऊपर चढ़ता नहीं है, मुझे इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन कम से कम मुझे स्टेट ऑफ वर्जीनिया में और वर्जाइना के अंदर फ़र्क जो है, वो बहुत अच्छी तरह से पता है। मूविंग फॉरवर्ड, ये जो सारा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, जिसका मैं अभी क्विकली ज़िक्र भी करने वाला हूँ, इसके अंदर ही सवाबी का जो जलसा है, जो अब 9 नवंबर को हो रहा है, मुझे शक है कि अल्लामा इकबाल के दिन की जो छुट्टी कभी देते हैं, कभी नहीं देते, वो भी इन्होंने इस सवाबी के जलसे के पेश नज़र जो है, वो छुट्टी का ऐलान जो है, वो कर दिया है। लेकिन जो सवाबी का जलसा है, इसकी अहमियत को हम दुनिया के बदलते हुए हालात में और खित्ते के हालात के अंदर ही हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसी हवाले से सबसे पहले मुझे ज़रा अमेरिका के अंदर की जो डेवलपमेंट्स हैं, उसकी तरफ मुझे चलने दीजिए।
18 घंटे तो मैंने लगा दिए, 17-18 घंटे उसको देखने के लिए, जिसका बहुत हद तक फोकस ये था कि चीन और रूस के साथ अमेरिका और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रिलेशनशिप होगा और अमेरिका के अंदर किस तरह से स्टेटस को फोर्सेस जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की जो इकोनॉमिक और टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं और जो उसकी मुख्तलिफ जेंडर के हवाले से, ट्रांसजेंडर के हवाले से, औरतों के हवाले से, जो उसके डोनाल्ड ट्रंप के जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं उन्हें कंटेन करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी क्या करेगी और रिपब्लिकन पार्टी क्या करेगी। लेकिन अब से जब मैं उठा सुबह तो अब से चंद घंटे पहले अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 2-3 लोगों को इंडाइट कर दिया है, उन पे फ़र्द जुर्म आयद कर दी है, जिसमें 2 तो लोकल अमेरिकन शहरी हैं, दोनों का ताल्लुक न्यूयॉर्क से है, कोई ब्रुकलिन से है, कोई स्टेटन आइलैंड से है, और लेकिन तीसरा जो है वो एक ईरानी नजाद अमेरिकन है, शाकिरी। और शाकिरी के बारे में कहा जा रहा है कि उसने ईरान के अंदर, वो अमेरिका से दौड़ गया है, उसने ईरान में पनाह ली हुई है। ये मामला क्या है? जहाँ तक ये इल्ज़ाम है कि ये लोग ईरानियन डिसिडेंट्स और एक्टिविस्ट को टारगेट और मर्डर करना चाहते थे, जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल है, वहाँ तक तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एविडेंस में खासी जान है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने साथ ये भी कह दिया है, जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने साथ ये भी कह दिया है, और ये इवन कहा जा रहा है कि जो डायरेक्टर का ऑफिस है नेशनल इंटेलिजेंस का, ODNI, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस, उसने भी ये ब्रीफ किया है और डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया, और भी तमाम अमरीकी अखबारात इससे भरे पड़े हैं, उनकी ये हेडलाइन है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की साजिश की। तो इसको एब्जॉर्ब करें, मैंने इसलिए देर लगाई है तमहीद बांधते बांधते, कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की साजिश की। अब खुद इलेक्शन से 2-3 दिन पहले मैंने वो तकरीर सुनी थी और मैंने दोबारा उसको बहुत गौर से सुना। नॉर्थ कैरोलिना में जब बात कर रहे थे, बहुत मज़े की वो स्पीच थी डोनाल्ड ट्रंप की, कि वही स्पीच है जिसमें उसने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टिप्स के ऊपर, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, ओवर पेमेंट, जो ओवर टाइम लोग लगाते हैं उसके ऊपर कोई टिप्स, उसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं होंगे। उसी स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने 1 मिनट में ये भी कहा कि मुझे ईरान मारने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका की फ़ौज जो है वो सोई पड़ी है और मुझे ईरान कत्ल करने की कोशिश कर रहा है और मज़ीद कोशिशें वगैरह भी की जाएंगी, इस तरफ उन्होंने इशारा किया। तो वहाँ से ये पता चलता है कि इनफॉर्मली तौर पे या फॉर्मली तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो है, DNI जो है, ODNI जो है, उसने पहले इस पे ब्रीफ कर दिया था। इसमें ज़ाहिर FBI भी है और भी बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसीज इसके अंदर जो हैं इसमें काम कर रही हैं। लेकिन जो अब ये इसको फॉर्मली ये कह दिया गया है कि ईरान जो है इसमें मुलव्वस है। जो एविडेंस दी है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, जो उनकी वेबसाइट के ऊपर है और मैं अगले वीलॉग में आपको दिखाऊंगा, पढ़ के भी दिखाऊंगा, वो उसमें उनके पास बड़ी ग्राफिक एविडेंस है उन एक्टिविटीज़ की जो कहते हैं कि ये ईरानियन एसेट्स कर रहे थे। एक ईरानियन खातून जो है, जिनका नाम मेरा ख्याल है मसी अली नजद, समथिंग लाइक दैट, एक्टिविस्ट हैं, न्यूयॉर्क बेस्ड हैं, उनको टारगेट करने के लिए, कत्ल करने के लिए कर रहे थे। और ऐसी अच्छा, अब ये जब ये कर रहे थे सारी एक्टिविटीज़, उस खातून के घर और घर की निगरानी कर रहे थे, उसकी जो निकलना, अंदर जाना, बाहर निकलना देख रहे थे और उस पे ये आपस में रिपोर्ट कर रहे थे। तो इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज़, FBI और एक और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो इनकी एक-एक हरकत, एक-एक टेक्स्ट मैसेज, इनकी एक-एक मूवमेंट जो है उसको वॉच कर रहे थे, उसकी वीडियोज़ बना रहे थे, उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, इनकी स्टेटमेंट्स। तो उनको पता था कि ये कर रहे हैं। वहाँ तक जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एविडेंस प्रोवाइड की है, इस हद तक था कि घर में नहीं मारना है इसको, डोंट गो इन, इसको बाहर मारना है, किसी सुपरमार्केट से घर से आते हुए किसी तारीख सड़क के ऊपर मारना है। वो तमाम एविडेंस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो प्रेजेंट कर दी इंडाइटमेंट करते हुए। लेकिन उसमें जो एक ये कह दिया गया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को भी इनका मारने का प्लान था, उसकी कोई किसी किस्म की एविडेंस नहीं है। इसी हवाले से अब से कोई घंटा 1.5 घंटा पहले डॉक्टर शहबाज गिल, जो पता नहीं कहाँ है, यूरोप में, उनसे मेरी बात हुई, बिकॉज आई वॉज वेरी वरिड कि ये किस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं। तो हम दोनों का आपस में अपना एनालिसिस और कंक्लूजन ये था कि नोइंग फुली वेल कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही जो सो कॉल्ड डीप स्टेट है, जिसमें सीनियर मिलिट्री अफसरान भी हैं, सीनियर इंटेलिजेंस के लोग भी हैं, सीनियर और भी लोग हैं, उन सब के खिलाफ पोजीशन ली है। आप सुन चुके होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कह दिया है कि 20 जनवरी 2025 से पहले पहले वो तमाम अफसर, बुनियादी तौर पर इशारा जनरलों की तरफ है, जो अफगानिस्तान के डिबैकल के लिए और जिस तरह से वहाँ विड्रॉल हुआ है इनकॉम्पिटेंस से, उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके इस्तीफे जो हैं वो मेरे टेबल के ऊपर आ जाने चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पोजीशन है, अब जो सो कॉल्ड डीप स्टेट है, और मैं भी आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि डीप स्टेट का अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में मतलब है क्या। ये वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से मिलती जुलती है, लेकिन उससे बहुत मुख्तलिफ किस्म की एक चीज़ है। तो डीप स्टेट जो है उसने डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक एजेंडा क्रिएट कर दिया है, नोइंग फुली वेल कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से बड़ी खार और नफरत है। और डोनाल्ड ट्रंप के जो ज़ायनिस्ट सपोर्टर हैं वो ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि जो कुछ भी
7 अक्टूबर 2023 में हुआ, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी ईरान के ऊपर है, जिसने हमास को, हिजबुल्लाह को और डिफरेंट एसेट्स को इसराइल के खिलाफ यूज़ किया। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है ज़ायनिस्ट लॉबी और इसराइली लॉबी की इंटेंशंस में और डोनाल्ड ट्रंप की इंटेंशंस में फ़र्क ये है कि डोनाल्ड ट्रंप हर चीज़ का हल सैंक्शंस के ज़रिए, इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस के ज़रिए, ब्लॉकेजेस के ज़रिए निकालने की कोशिश करते हैं, जो उन्होंने पहले निकाला था। जंग करना जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जो नेचर में नहीं है, या उसकी जो डोनाल्ड ट्रंप का जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते ही नहीं कि जंगें हों। वो इस हद तक आप अंदाज़ा लगाएं कि मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में ही एक स्टोरी पूरी देखी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर चीन ने ताइवान के ऊपर हमला किया तो मैं 200% टैरिफ जो है वो चीन के ऊपर लगा दूंगा, चीन की गुड्स पे। ठीक, अच्छा, अब आप अंदाजा लगाएं कोई और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन होगी तो वो इसको कैसे कहेगी? वो कहेंगे कि अगर चीन ने ताइवान पे हमला किया तो उसके खौफनाक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे चीन के लिए, और हमारी फोर्सेस जो है वो साउथ कोरिया में भी हैं, फिलीपींस में भी हैं, हवाई के अंदर भी हैं, जापान के अंदर भी बैठी हुई हैं। और इस हवाले से ऑलरेडी न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपे हैं कि कैसे चीन के साथ मुमकिन एक जंग की, ग्राउंड इन्वेजन की तैयारियां जो हैं की जा रही हैं। ज़ाहिर है ये छोड़ी गई है बात, लेकिन तैयारियां ज़रूर की जा रही हैं, और उसमें बहुत डिटेल्स हैं कि कैसे जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं हवाई के अंदर वो एक नई किस्म की हाई टेक जंगल वॉरफेयर की तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज उन्होंने पहले जो जंगें लड़ी हैं इराक के अंदर और अफगानिस्तान में, वो ऐसे दुश्मनों के खिलाफ लड़ी हैं जिनकी तमाम हरकत को, मूवमेंट्स को अमेरिकन अपनी सेटेलाइट की वजह से देख सकते थे और वो उनको नहीं देख सकते थे। लेकिन अब एक ऐसा दुश्मन है चीन जिसके पास उसी किस्म की सेटेलाइट कैपेबिलिटीज़ हैं जैसी कि अमेरिकन के पास है, और अगर अमेरिकन उनको देख सकते हैं तो वो अमेरिकन को भी देख सकते हैं। तो ये ज़ाहिर है अभी तो ये प्रेशर डाल रहे हैं चीन के ऊपर। मैं इसके ऊपर भी मज़ीद तफ़सीलात से बात करूँगा। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें यहाँ पे छप रही हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सैंक्शंस में और रिस्ट्रिक्शंस में बिलीव करते हैं, लेकिन ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो ईरान को ठोकना चाहती है। वो ईरान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं, और ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर आप देखेंगे कि दुनिया के और रीजन के डिफरेंट जो प्लेयर्स हैं, अरब चाहेंगे कि ईरान की पिटाई हो बहुत बुरी तरह से। आपके पाकिस्तानी जर्नैल भी ये चाहेंगे कि अगर ऐसा कोई प्लान बन रहा है तो हमें भी इसमें कुछ शिरकत का मौका मिलना चाहिए। और यही वजह है कि घड़ी घड़ी आप देख रहे हैं गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स या लीडर जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं, बिकॉज उनको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान को भी उनके खिलाफ जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। अब इस रास्ते में ईरान को रिलीफ कहाँ से मिलते नज़र आती है? जो मैंने सारा देखा है मुझे समझ आती है कि ईरान को अगर रिलीफ मिलेगी तो वो उसको रशिया और चाइना दोनों की वजह से मिलेगी, बिकॉज दोनों ही तरफ रूस और चीन जो है वो ट्रंप को एंगेज करने के प्लान्स बना रहे हैं। ये बात आउट हो चुकी है, दोनों तरफ से ये रिक्वेस्ट आने वाली है कि डोनाल्ड ट्रंप की समिट मीटिंग हो। एक तरफ तो व्लादिमीर पुतिन के साथ रशिया के हवाले से यूक्रेन का हल निकालने के लिए, रशियंस आर वेरी विलिंग फॉर दैट। दूसरी तरफ से चाइनीज़ जो डिसीजन मेकिंग क्लास है एडवाइजर्स की, उनकी बात भी सामने आ चुकी है कि वो समझते हैं कि ट्रंप जो कुछ भी चीन के साथ करना चाहते हैं इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की बहुत जल्दी एक समिट मीटिंग हो। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगी। यही दोनों पावर्स हैं जो ईरान को रिलीफ दिला सकती हैं, जो कुछ ईरान के साथ करने की इस स्टेज के ऊपर कोशिश जो है वो की जा रही है। इससे पहले कि मैं आगे चलूं और पाकिस्तान की सियासत की इच्ची बिच्चे में आऊं, इमरान खान के केसेस, सवाबी का जलसा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या करना होगा और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की इस मौके पे क्या जिम्मेदारियां हैं, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं उस इंतहाई मैजेस्टिक पीस ऑफ राइटिंग की तरफ जिसका उन्वान है डी जनरेशन एंड फेलियर ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के एक इंतहाई कैपेबल एक्स डिप्लोमेट जो हैं अशरफ जहांगीर काजी साहब ने लिखा है, और जो छपा है पाकिस्तान मंथली रिव्यू में, मेरा ख्याल है 2-3 दिन 4 दिन पहले ये छपा है, जिसके एडिटर हैं राशिद रहमान। और जहां अशरफ जहांगीर काजी साहब ने इसे लिखने में बहुत मेहनत की है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ताकतवर ये पीस है, उतना ही राशिद रहमान और एडिटर और उनकी टीम जो है उनको मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ कि इतना ह्यूमंगस पीस, अ पीस ऑफ सच ह्यूमंगस सिग्निफिकेंस जो है वो उन्होंने पब्लिश किया। और मैं इसकी इस यूट्यूब की जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दूंगा। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है बहुत से लोग इसको ना समझ सकें, बिकॉज इसको पढ़ने के लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, और इसको पढ़ने में कम से कम आप समझें कि 35-40 मिनट लगते हैं। ये 12,000 वर्ड से ज़्यादा का ये पीस है। लेकिन ये पीस मैं समझता हूँ, मैं बड़े अरसे से आपको कई व्लॉग्स में याद होगा कि मैं कहता रहा हूँ कि मैंने अभी तक पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को ऊपर मैंने कोई लिखी हुई तहरीर नहीं देखी, और मैं एक्सपेक्ट करता था कि ऐसी तहरीर उन पाकिस्तानी एकेडमिक्स के अंदर से आएगी जो बरतानिया के अंदर हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड के अंदर हैं, यूरोप में कहीं पे हैं, या अमेरिका के अंदर हैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। लेकिन बदकिस्मती से इस क्वालिटी की और इस वर्ल्ड व्यू की और इस इंटेलिजेंस की कोई राइटिंग जो है अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरी थी। बट नाउ देयर इज़ अ राइटिंग, और ये उसी किस्म की एक तहरीर और आर्टिकल है जिस तरह से
1993 کے اندر امریکن پروفیسر سیمیول ہنٹنگٹن نے 60 پیج کا، وہ تو بہت بڑا پیس تھا، انہوں نے کلیش آف سویلائزیشن کے عنوان سے فورن افیئرس کے اندر، جون آف فورن افیئرس میں، جون 1993 میں ان کا پیس چھپا تھا، اور وہ ایک اوریجنل پیس آف تھنکنگ تھی۔ جب وہ پیس چھپا تو اس کے خلاف بہت رد عمل تھا، بہت سے لوگوں نے کہا کہ جناب یہ تو مسلمس کی طرف سے ریئیکشن یہ تھا کہ کوئی کلیش آف سویلائزیشن ایسا ہے ہی نہیں، اور بہت سے اور جو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سیمیول ہنٹنگٹن جو ہیں انہوں نے کلیش آف سویلائزیشن کو پیدا کیا ہے، اور بہت سے اور لوگوں نے جو کرسچن تھے، جو جوش تھے، انہوں نے اس کو استعمال کیا اس پیس کو یہ کہنے کے لیے کہ دیکھیں سارا مسئلہ جو ہے وہ مسلمانوں اور اسلام کا ہے۔ سیمیول ہنٹنگٹن نے یہ بالکل بھی نہیں کہا تھا۔ سیمیول ہنٹنگٹن نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ گزشتہ 80-90 برس کی جو دنیا ہے اس کو دو بلاکس نے ہولڈ کیا ہوا تھا۔ ایک طرف کیپٹلسٹ بلاک تھا، سرمایہ دارانہ سوچ تھی، ان کی تھنکنگ اور آئیڈیالوجی تھی، اور دوسری طرف جو ہے وہ کمیونسٹ مارکسسٹ آئیڈیالوجی تھی۔ اب جب کہ کمیونسٹ مارکسسٹ آئیڈیالوجی کولیپس کر گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو انسانوں کی کچھ پرانی جو سویلائزیشنز اور کلچرل آئیڈینٹیٹیز ہیں، جیسے اسلام ہے، کرسچینٹی ہے، جوڈیزم ہے، کنفیوژزم ہے، ہندوازم ہے، یہ سب کھل کے آئیں گی، اور ان کے درمیان میں ایک کمپٹیشن اور ایک لڑائی ہوگی، اور اس کے بعد کی آنے والی دنیا میں آپ نے دیکھا کہ یہ کلیش آف سویلائزیشن جو ہے اس نے کیا شدت جو ہے وہ اختیار کی۔ اسی طرح سے اشرف جہانگیر قاضی صاحب کا جو یہ پیس ہے، یہ ایک سیمینل پیس ہے، جو وہ ویسے لکھا تو ہے انہوں نے ان دی کانٹیکسٹ آف دی 26 امینڈمنٹ، لیکن گزشتہ 30 مہینوں میں پاکستان میں جو کچھ ہوا اس کو انہوں نے سم اپ کر دیا ہے۔ بہت ہی انٹیلیجنٹ تحریر ہے، وہ کلیئرلی یہ سمجھتے ہیں، واضح طور پہ وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اگر اس پورے پروسیس آف ڈی جنریشن اینڈ فیلئر کو نہ روکا گیا، اور روکنے کی بھی وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ہوا میں باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو بہت امید نظر آ رہی ہے، وہ بہت ایک سینیکل پیس آف رائٹنگ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پروسیس نہ روکا تو پھر پاکستان کی ریاست کا وجود جو ہے وہ شدید ترین خطرے میں ہے۔ میں ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک دوں گا، اسے ضرور پڑھیے گا۔ مجھے چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے چاہیے تھا کہ میں تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کے سامنے ضرور رکھ دیتا اشرف جہانگیر قاضی صاحب کا۔ اشرف جہانگیر قاضی ان کلاس آف ڈپلومیٹس میں ان کا شمار میں کرتا ہوں، کرنا چاہیے ہمیں، جن پہ پاکستانی قوم فخر کر سکتی ہے، جس طرح سے ریاض کھوکھر جو ایکس فارن سیکرٹری تھے، یہ وہ پاکستانی فارن آفس کی پروڈکشن ہے، یا وہ ڈپلومیٹس ہیں جنہوں نے بڑی امپورٹنٹ رسپانسبلٹیز جو ہیں ان کو ملی، اور بہت ایسی کلاس اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ختم ہو چکی ہے یہ بالکل۔ یہ بھی ایک ڈی جنریشن اور فیلئر کا ایک پروسیس ہے۔ تو اشرف جہانگیر قاضی نے ریاض کھوکھر صاحب ہی کی طرح انہوں نے دنیا کی انتہائی امپورٹنٹ جگہوں پہ ایز این ایمبیسڈر انہوں نے سرو کیا۔ انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایز این ایمبیسڈر سرو کیا، انہوں نے رشیا میں ایز این ایمبیسڈر سرو کیا، پتہ نہیں چین میں انہوں نے سرو کیا ہی نہیں، لیکن انہوں نے ہندوستان میں سرو کیا، انہوں نے یورپ میں بہت سی جگہوں پہ سرو کیا، فارن آفس کے اندر بہت امپورٹنٹ رسپانسبلٹیز انہوں نے ہینڈل کی۔ ریاض کھوکھر صاحب نے بھی اسی طرح سے، انہوں نے روس میں، چین میں، امریکہ میں، ہر جگہ انہوں نے سرو کیا۔ لیکن اشرف جہانگیر قاضی صاحب نے ریٹائرمنٹ کے بعد، ونس ہی واز، جب وہ ریٹائر ہوئے ایز پاکستان ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس، تو پھر انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی بھی بہت سی ذمہ داریاں انہوں نے جو ہیں وہ انہوں نے نبھائیں، عراق کے اندر اور سوڈان کے اندر۔ اشرف جہانگیر قاضی میں اور ریاض کھوکھر مرحوم میں فرق یہ ہے کہ ریاض کھوکھر مرحوم کا بھی بہت زبردست ورلڈ ویو تھا، بہت انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی، فائن ٹیون، لیکن انہوں نے کوئی لکھنے میں وہ اتنے بڑے یعنی ماسٹر نہیں تھے لکھائی کے۔ میں نے کئی دفعہ ان سے لکھوانے کی کوشش بھی کی گلوبل اسپیس میگزین میں، لیکن ان کے پاس اس قسم کی تحریر نہیں تھی جس طرح کی اشرف جہانگیر قاضی کے پاس ہے۔ تو اسے آپ نے ضرور پڑھنا ہے، اور اسے آپ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ احساس ہے کہ میں نے ڈیپ سٹیٹ کی کوئی ڈیفینیشن یہاں پہ نہیں دی، جس ڈیپ سٹیٹ کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اشارہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ ویڈیو لمبی ہوگی، میں اگلی ویڈیو کے اندر کھل کے آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ ڈیپ سٹیٹ کی ٹرم کا امریکہ میں مطلب ہے کیا، یہ ٹرم کہاں سے رہی ہے۔ میں آپ کو ہنٹ کرواتا ہوں کہ امریکن پولیٹیکل سائنس کے لٹریچر کے اندر، یا اس کی جو ڈسکورس ہے اس میں، یہ ٹرم ترکی سے آئی ہے۔ آپ اس پہ تھوڑی سی خود بھی ریسرچ کر لیں، پھر میں آپ کو اگلے ویلاگ میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ اب میں آتا ہوں عمران خان کے کیسز کی طرف۔ یہ چیز آپ گزشتہ کئی دنوں سے سن رہے ہیں، ہفتوں سے سن رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف تمام کیسز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، اور ایک بار پھر اس کی صدا زیادہ بازگشت اس لیے ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں عمران خان کے خلاف جو 4 کیسز تھے، کچھ ویلاگرز نے باقاعدہ اس حوالے سے عنوان رکھ کے اسے کہتے ہیں خوشخبری وغیرہ دے دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، کہ جو 4 کیسز تھے اس میں ان کی ضمانت ہو گئی 9 مئی کے حوالے سے۔ اور اسی طرح سے توشہ خانہ 2 میں جو ایف آئی اے کی کورٹ تھی، اس نے اپنا فیصلہ ریزرو رکھا ہے، کہتے ہیں 12 تاریخ کو اپنا فیصلہ اناؤنس کریں گے، اور اس سے ملتے جلتے اسی قسم کے کیس میں بشرا بی بی کی اس سے پہلے جو ہے وہ ضمانت ہو چکی ہے۔ لیکن یہ کیسز تو آپ کو پتہ ہے، عمران خان گرفتار ہیں ہی اس لیے نہیں، یہ عمران خان اس لیے تھوڑا ہے جیل میں کہ ان کیسز کے اندر کوئی سبسٹنس ہے، ان کی کوئی حقیقت تھی۔ یہ سارے کیسز تو بنائے گئے ہیں
ٹائم بائنگ کرنے کے لیے اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک نیگوسیشن کرنے کے لیے اپنی مرضی کے اوپر ان کو لانے کے لیے کہ آپ ہماری یہ بات مانیں، یا اس چیز کے لیے کہ پاکستان کے لوگ تھک ہار کے اس نظام کو تسلیم کر لیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی رہائی کم از کم 3 قسم کے فیکٹرز کے اوپر کنٹینجنٹ ہے۔ ایک تو پاکستان کے اندر ایک سیاسی ٹیمپریچر کس قسم کا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ایک بار پھر اکٹھے ہو رہے ہیں اب سے چند گھنٹوں میں، کہہ لیں اگلے 24 گھنٹوں میں، سوابی کے انٹرجنکشن کے اوپر وہ کیا امپیکٹ پروڈیوس کرتے ہیں، وہاں سے کیا آواز جو ہے وہ نکلتی ہے، اور اس کا میں مزید ذکر کروں گا۔ دوسرا، پاکستان کے جرنیل جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی بین الاقوامی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے ٹرمپ کے پاور میں آنے سے، جسے وہ کنٹین کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے خود بھی وہ نیگوسیشن کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے مہنگا لابسٹ بھی ہائر کیا ہے، جس کے ذریعے وہ عرب شہزادوں تک بھی پہنچیں، تو وہ جو بین الاقوامی صورتحال ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی، اور اگر اس میں پاکستانی برٹش کمیونٹی اور نارویجین کمیونٹی بھی شامل ہو جائے، اسپینش کمیونٹی بھی شامل ہو جائے، تو یہ کس قسم کا دباؤ جو ہے ویسٹرن کیپٹل سے، یا کیا اوپینین یہ وہاں پر شیپ کر سکتے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے جو اچھے لوگ ہیں وہ بہت پری میچور انہوں نے دعوے بھی کر دیے ہیں کہ ادھر بات ہو گئی ادھر بات ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مناسب نہیں ہے، اور تھوڑا سا پری میچور اس لیے ہے کہ اونٹ نے کسی کروٹ بیٹھنا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی ایگزیکٹو آرڈر دینا ہے پاکستانی جرنیلوں کو کہ عمران خان کو رہا کر دیں اور چیزیں ٹھیک کر دیں، کن فیکون فوری طور پہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو نئی ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ پاکستان کے حوالے سے، خطے کے حوالے سے اس کی تھنکنگ کیا ہے، کیا اس کی اپروچ میں، تھنکنگ میں اور لینز میں کوئی فرق ہے، اور یہ فرق جو ہے وہ صرف 9-10 کا بھی اگر ہوگا، یا 8-10 کا یا 9-10 کا بھی فرق ہوگا تو بہت بڑا فرق پڑ جائے گا۔ پہلا بڑا فرق تو یہی ہے کہ جس طرح کا جو ایک ایٹیچیوڈ تھا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا ٹورڈز عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان، اس میں تو تبدیلی آنی ہی آنی ہے۔ اب وہ کتنی بڑی تبدیلی ہوتی ہے، اس میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کا اور پاکستانی برٹش کمیونٹی کا رول جو ہے وہ بڑا اہم ہوگا۔ ہمیں یہ آرگومنٹ اور کیس بنانا ہے، اور اس میں ایک بار پھر میں چاہوں گا کہ پاکستانی امریکن، خاص کر کے آپ سب سے، اور جو برٹش پاکستانی ہیں، وہ آپ اشرف جہانگیر قاضی کا جو آرٹیکل ہے پاکستان منتھلی ریویو میں، اسے ضرور پڑھیں تاکہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ میرے زبانی بولنے سے وہ چیزیں شاید میں کنوے کر نہیں سکتا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ اس قسم کی رائٹنگ جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کہیں پہ آئے، تو اس کو دیکھیں اور سمجھیں کہ پاکستان کے لیے کس قسم کے خطرات ہیں۔ ان کا تعلق صرف عمران خان کی رہائی یا عمران خان تک نہیں ہے، ان کا تعلق اس پاکستان کے اندر جو بیلنس آف پاور ہے وہ جتنی بری طرح سے ڈسٹرب ہو گیا ہے بٹوین دی پاپولیشن آف پاکستان اینڈ بٹوین دی رولنگ ایلیٹ، جہاں پاکستان کے اندر جو سیپریشن آف پاورز ہے اس کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے 26 امینڈمنٹ سے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ وہ سارا تناظر ہے، کانٹیکسچولائزیشن ہے، جس میں ہم سوابی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جو بہت بڑا جلسہ، کانگریگیشن، اجماع ہے، اجتماع ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سوابی انٹرجنکشن ہے، بہت بڑی جگہ ہے، بڑی پیوٹل اور اسٹریٹجک جگہ ہے، اور وہاں پر پنجاب بھی قریب ہے، خیبر پختونخوا سے بھی لوگ وہاں پہ، پنجاب سے بھی لوگ وہاں بہت بڑی تعداد میں، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آلریڈی وہاں پہنچ رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچیں گے 9 تاریخ کو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، جس کو آپ کمپرومائز کہہ دیں یا اس کو آپ مجبور کہہ دیں یا اس کی لیمیٹیشنز آپ کہیں کہ بہت سی ہیں، وہ اس سوابی کے جلسے سے کیا نکالنا چاہتے ہیں اور کیا نکال سکتے ہیں، اور کیا میسج وہ دیں گے پاکستان کے جرنیلوں کو۔ پاکستان کے جرنیل آلریڈی انڈر پریشر ہیں، وہ بھی ایک کنفیوژن کا شکار ہیں۔ اب یہاں پر ایک پولیٹیکل حل کیسے نکلتا ہے، اور اس میں سوابی کا جو یہ جلسہ ہے وہ کیا رول پلے کرتا ہے، یہ کتنی دیر اپنے آپ کو سسٹین کرتے ہیں، یہ 1 دن بیٹھتے ہیں، 2 دن بیٹھتے ہیں، کوئی یہاں سے آگے جانے کی یہ بات کرتے ہیں، یہاں سے کوئی ڈیمانڈز ان کی جو ہے نکلنی چاہیے، اور ڈیمانڈ جو ہے نا وہ صرف سیاسی نعروں کی شکل میں نہیں ہونی چاہیے، سیاسی نعرے اپنی جگہ ویل تھاٹ آؤٹ قسم کی ڈیمانڈ جو ہیں ہونی چاہیے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت موجودہ لیڈرشپ ہے، علی امین گنڈاپور ہوں یا اسد کیسر ہوں یا بیرسٹر گوہر ہوں یا اور بہت سے لوگ ہوں، جب میں ان کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے تو نہیں یقین کہ ان میں سے کوئی بھی اشرف جہانگیر قاضی کے پیس کو کسی نے پڑھا ہوگا یا وہ اس کو زیادہ اس میں دلچسپی رکھتے ہوں گے۔ سلمان اکرم راجہ کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن مجھے امید ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی اشرف جہانگیر قاضی کے پیس کو پڑھیں گے، کم از کم پاکستانی امریکن پڑھیں گے، اور پھر ہم ایک مستقبل کی طرف چلنے کی کوشش کریں گے، اس کا حل نکالنے کی ہم کوشش کریں گے۔